नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सक्सेस की दौड़ में सबसे तेज भागने की होड़ में हमें जिंदगी के मायने हमारे जो हैं वो बदल जाते हैं। अब हेल्दी लाइफ की बजाय लोग सक्सेसफुल लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। कामयाबी के पीछे भागने के चक्कर में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से बदल जाती है और काफ़ी हद तक बिगड़ भी जाती है। और इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने हमारे शरीर को और दिमाग को कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। जी हाँ, बात हो रही है थायराइड की। थायराइड भी उनमें से एक बीमारी है जो यहाँ पर अनहेल्दी लाइफस्टाइल की देन है। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति थायराइड से जूझ रहा है, जबकि इस वक्त भारत में 4 लाख से ज़्यादा लोग थायराइड से पीड़ित हैं। दरअसल थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी एक बीमारी है जो महिलाओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड का खतरा 10 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पुरुषों के लिए भी थायराइड एक गंभीर समस्या होती जा रही है और आज हर 3 में से एक पुरुष इस हार्मोनल बीमारी से जूझ रहा है। आमतौर पर यह धारणा है कि थायराइड महिलाओं की बीमारी है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का इलाज कराने वाले हर 3 में से एक पुरुष को थायराइड है। तो इस खास पेशकश में हम थायराइड की वजह और इस बीमारी के साइड इफेक्ट्स पर बात करेंगे। आपको बता दें कि हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस भी मनाया जाता है, जिससे लोगों को इस बीमारी से जागरूक किया जा सके। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या है थायराइड और इसके लक्षण क्या है। चलिए, तो यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि किस तरह से ये बीमारी जो है वो फैल रही है। क्या पुरुषों में भी थायराइड की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है? थायराइड के लक्षण क्या है? थायराइड का जो हार्मोन है वो काम कैसे करता है? हाइपर और हाइपोथायराइड में फ़र्क क्या है? क्या हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट से थायराइड कंट्रोल किया जा सकता है? इसीलिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, कंसल्टिंग फिजिशियन, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मेट्रो हॉस्पिटल, साची एस नायक, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर अरुणा कालरा, डायरेक्टर CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। थायराइड को पहले हम समझते हैं और उसके बाद में जो लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं आपके बॉडी में, उसमें एक बीमारी जो है निकल कर आती है। इसका कनेक्शन समझना है मुझे सबसे पहले। डॉक्टर चंद्रकांत, आपके पास आऊँगी मैं सबसे पहले। किस तरह से थायराइड ग्लैंड आपके शरीर में काम करता है, इसकी अहमियत क्या है और इसके इम्बैलेंस की क्या वजह है? किसी भी अन्य ग्रंथि या ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में होती है, थायराइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड या ग्रंथि है जो हार्मोन सीक्रेट करती है। और हार्मोन जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में हमारे ब्लड में होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो थायराइड की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है मेटाबॉलिक रेट में, अर्थात हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रक्रियाएं चलती हैं, हमारा डाइजेशन होता है या कोई भी प्रक्रिया होती है, उसमें एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। तो उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए थायराइड हार्मोन होता है। इसको अलग अलग रूप में मेजर किया जाता है। उसको T3, T4 इसके हार्मोन के रूप होते हैं। उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका एक हार्मोन जो उसको बैलेंस बना के रखता है। एक बहुत नैरो रेंज होती है, जिसको हम नॉर्मल थायराइड कंडीशन कहते हैं। अब अगर इस हार्मोन का लेवल उस लेवल से नीचे चला जाता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर ऊपर चला जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। दोनों ही परिस्थिति, चाहे वो कम हो जाए या अधिक हो जाए, दोनों ही दिक्कत की बात होती है। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके लक्षण अलग होते हैं। उसमें आदमी थकान महसूस करेगा, शरीर शुष्क हो जाएगा, ड्राई स्किन होने लगेगी, मोटापा बढ़ सकता है, लेथर्जी रहेगी, टायर्डनेस महसूस होती है। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और आदमी का वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर वही थायराइड हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो व्यक्ति को गर्मी लगती है, पसीने छूटते हैं और साथ में उसका वजन गिरने लगता है। लेकिन मुख्य बात याद रखने की, थायराइड कई अन्य हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। थायराइड की वजह से व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, मेंटल रेस्टलेसनेस, उसके अलावा जो विमेन या महिलाएं होती हैं उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल्स को भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको स्टिल बर्थ या उनका जो अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो थायराइड कई रूप में सभी को प्रभावित कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि थायराइड हार्मोन होता है
उसको फॉर्मेशन में आयोडीन की बहुत जरूरत होती है। तो आज से कुछ सालों पहले, करीब 10-20 साल पहले तक, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से हम कई सारे लोगों को गले में थायराइड की ग्रंथि बढ़ जाती थी, उसको देखते थे। लेकिन इसको बहुत अब आयोडाइज सॉल्ट की वजह से इसको कंट्रोल किया जा सका है। तो यह सब दर्शाता है कि हार्मोन भले ही हमारी बॉडी में कम होते हैं, लेकिन उनका बैलेंस होता है। अगर उनके बढ़ने पर और घटने पर, दोनों होने पर समस्याएं हो सकती हैं। और अगर हम इसकी जानकारी रखें और कुछ बेसिक बातों को जाने, तो उससे बचाव भी किया जा सकता है, जैसे आयोडाइज सॉल्ट। और अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि आयोडाइज सॉल्ट जैसी जो बात होती है वो इतनी साधारण सी बात है, लेकिन लोग आयोडाइज सॉल्ट घर में इस्तेमाल भी करते हैं तो भी थायराइड का डिफिशियंसी हो सकता है। क्योंकि लोग जो सॉल्ट का इस्तेमाल होता है उसको गलत तरीके से करते हैं। वो गर्म तवे पर या गर्म तेल, जब सब्जियां गर्म होती हैं तब सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे आयोडीन खत्म हो जाता है। और आयोडाइज सॉल्ट यूज करने के बाद भी लोगों को आयोडीन डिफिशियंसी और थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी हो सकती है। चलिए, लेकिन डॉक्टर अरुण, यहाँ पर महिलाओं की और पुरुषों के शरीर में थायराइड का या इसके इम्बैलेंस का असर कितना ज़्यादा होता है और किन किन सिनेरियो में इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ज़रा हमें ये समझाएं। जी नमस्कार जी कविता जी। जैसे कि डॉक्टर चंद्रकांत ने कई सारी चीजें पहले ही ब्रीफ में बताया कि थायराइड हार्मोन क्या है और सिम्टम्स क्या होते हैं। आप भी अभी मेंशन कर रहे थे कि थायराइड जो है महिलाओं में ज़्यादा आमतौर पे पाया जाता है पुरुषों की तुलना में। उसका उसकी वजह है कि जो आयोडीन डेफिशिएंसी वाला जो डिसऑर्डर है, आयोडीन डेफिशिएंसी से हाइपोथायराइडिज्म होता था, वो पिछले 20 सालों में आयोडाइज सॉल्ट के इस्तेमाल के बाद में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कम हो गया है। अब जो ज़्यादातर केसेस आते हैं थायराइड से रिलेटेड, वो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो कि हमारा ही इम्यून सिस्टम अपने ही थायराइड ग्लैंड को मिस आइडेंटिफाई करता है, उसको एक्सटर्नल एंटीजन की तरह ट्रीट करता है, फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को या तो डैमेज कर देता है जिससे ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म होगा, या रेयर केसेस में एक्टिवेट कर देता है जिससे थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बनाने लग जाता है। सो ओवरऑल थायराइड की बीमारियां या ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होती हैं वो महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, सारी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीजेस। उसी तरीके से महिलाओं में थायराइड की दोनों बीमारियां, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, दोनों कॉमन है। इसका लक्षण जो है वो डिपेंड करेगा आपकी एज पे। किसी भी एज पे आप इम्यून नहीं है थायराइड की बीमारियों से, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जो पीक इंसिडेंस होता है प्रमुखता प्यूबर्टी या जब आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है 20s 30s, यंग एडल्ट एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, और उम्र के बढ़ने के साथ में थोड़ा खतरा बढ़ते जाता है। लेकिन अगर बच्चों में थायराइड की बीमारी हो गई, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों में एक जैसे लक्षण रहेंगे। ग्रोथ कम होना, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, हाइट कम बढ़ना, और अगर सिवियर हाइपोथायराइडिज्म है, यंग एज में है, तो कई बार उस पर मानसिक विकास पे भी उसका गंभीर असर पड़ता है। प्यूबर्टी के बाद में महिलाओं में और पुरुषों में लक्षण जो है काफ़ी थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। जो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे लो मेटाबॉलिज्म के, भूख कम लगना, थकान है, हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स, थोड़ा वेट गेन करना या शरीर में सूजन रहना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है, ये सारे लक्षण दोनों में, महिलाओं में पुरुषों में दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन जो महिलाओं में जो यूनिक सिम्टम्स होगा वो उनके मासिक संबंध से लेके होगा। जो मासिक होता है उसमें कमी आएगी, इरेगुलर हो जाएगा, या कई बार कंसीव करने में, गर्भावस्था धारण करने में महिलाओं को प्रॉब्लम होगी, या कई बार गर्भावस्था धारण करने के बाद भी, जैसे मिस कैरिज अबॉर्शन की बात कर रहे थे डॉक्टर चंद्रकांत, तो वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और उसी तरीके से पुरुषों में भी स्पर्म की क्वालिटी खराब होगी तो उसमें भी, उससे भी जो है इनफर्टिलिटी वाली समस्या हो सकती है। और बाकी सिम्टम्स दोनों में कई हद तक मिलते जुलते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, और हाइपरथायराइडिज्म के भी सिम्टम्स हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाने की वजह से भूख ज़्यादा लगना, डाइजेस्टिव सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो बार बार जो है मोशन पास करना पड़ेगा, वजन घटेगा, खाना खाने के बाद भी वजन घटता है। तो मोटापे वाला और दुबले होने वाला थायराइड आम भाषा में लोग बात करते हैं। तो जो ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है तो उसमें दुबला हो जाता है आदमी, और जो अंडर एक्टिव हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से थोड़ा मोटापा हो जाता है।
डॉक्टर अरुणा कालरा, ये बताएं, महिलाओं की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करना चाहूँ तो डॉक्टर अरुण ने वैसे समझाया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन महिलाओं में कैसे पहचाना जाए कि आपको किस तरह का थायराइड होना शुरू हो गया है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली आप एक टेस्ट आके ये क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर आपको भापना हो या इस तरह का अंदेशा हो कि आपको थायराइड है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि महिलाओं की डिलीवरी के बाद भी जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है शरीर में, उस वक्त महिलाओं को थायराइड हो जाता है। थायराइड आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज के तौर पे भी हम देख रहे हैं कि हर दूसरी महिला को होता है। तो क्या इसके मुख्य तौर पे सिम्टम्स होंगे जो पकड़ लेने चाहिए जल्दी से? ओके, तो थायराइड जैसे सभी डॉक्टर्स ने बताया कि मोस्टली हाइपो और हाइपर थायराइड, दो तरीके के थायराइड होते हैं। और जब कोई महिला हमारे पास इस तरीके से आती है कि उसे मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, फटीग फील होता है और मसल्स में पेन होता है, काफ मसल ज्यादा, बाय द इवनिंग दे फील टायर्ड और बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है। कई बार भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है और फिर भी वेट बढ़ता रहता है। और कई बार स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, या कोई महिला अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं कि थायराइड थोड़ा सा ज्यादा या कम हो गया और हमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से आते हैं। या फिर जैसे बच्चे बड़े हुए, प्यूबर्टी की एज में आए, तो उस वक्त एकदम वजन बढ़ा या पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो गए, तब भी हमें कोई भी ट्रांजिशन एज हो, जैसे कि बचपन से आप प्यूबर्टी में आ रहे हैं, या फिर नॉन प्रेग्नेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में प्रेगनेंसी हो रही है, या फिर मेनोपॉजल एज, तीनों ही ट्रांजिशन एज में हमें थायराइड होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेसफुल फेजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। तो इस वक्त अगर कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम से आता है, तो भी हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ये थायराइड की वजह से तो नहीं है, या सडन वेट गेन हो रहा होता है, या सडनली मेनोपॉज में भी औरतें सिर्फ इस वजह से आएंगी कि वो वीक फील कर रही हैं और बहुत देर सोती रहती हैं। तो हमें थायराइड का सबसे पहले यहाँ पर भी टेस्ट कराकर देखना चाहिए कि क्या उन्हें हाइपोथायराइडिज्म है, या कई बार बहुत तेजी से वजन गिर रहा है, तो क्या ये हाइपरथायराइडिज्म है, मसल वेस्टिंग हो रही है, तो क्या ये हाइपरथायराइडिज्म है। कॉन्स्टिपेशन महिलाओं को बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और थायराइड कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है, जो कि हम बहुत बार नहीं सोचते हैं, और हमें ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए अगर कोई थायराइड की वजह से कॉन्स्टिपेटेड है। साची, स्ट्रेस का इनफर्टिलिटी बहुत जी थायराइड पेशेंट्स में। हाँ जी जी। साची, स्ट्रेस का थायराइड से क्या कनेक्शन? स्ट्रेस, ऑफ कोर्स, जब स्ट्रेस बढ़ता है, दैट इज अनदर हार्मोन विच योर कॉर्टिसोल डेफिनेटली व्हेन इट गोज हाई, जब वो हाई जाता है तो डेफिनेटली इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल, दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो लाइफस्टाइल में डेफिनेटली अगर स्ट्रेस है आपके, और आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपके लाइफस्टाइल में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, या आप ब्रीदिंग टेक्निक्स या योगा, कोई भी तरह के एक्सरसाइजेस अगर आप नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन टू हैव स्ट्रेस इन एवरीबॉडीज लाइफ टुडे, वेदर इट इज प्रोफेशनल और पर्सनल। तो स्ट्रेस लेवल को एक तो आपको बैलेंस, मतलब कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, और स्ट्रेस लेवल ऑब्वियसली खाने से भी बढ़ता है, ईटिंग रॉन्ग फूड्स ऑल्सो स्ट्रेस, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम लोग बात कर रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो स्ट्रेस के वजह से हार्मोनल ग्लैंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, नॉट ओनली हार्मोनल, सिर्फ थायराइड को, ओवरऑल हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट होता है। तो इट इज ऑल को रिलेटेड, ये एक विशियस सर्कल है। सो दैट इज हाउ द स्ट्रेस इज रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इन्फ्लेमेशन जिसके भी बॉडी में बहुत होता है ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू ईटिंग रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। जैसे हम इन्फ्लेमेटरी स्टफ बहुत खाते हैं, बाहर का बहुत खाते हैं, प्रोसेस्ड बहुत खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, इवन घर पे भी जैसे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी फूड्स है जिसको हमको माइनस करना चाहिए, या तो बहुत ज्यादा कम करना चाहिए। जो आपका ग्लूटेन है, जो आपने ऑलरेडी वीडियो में भी और इस रिसर्च में मेंशन किया गया है, ग्लूटेन हो गया, आपका सोय हो गया, आपका डेयरी हो गया, जो ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी स्टफ है, और उससे भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स आ रहे हैं जो और बॉडी में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये और डिस्ट्रक्ट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, और उसको पूरा कर देता है, और इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देता है। तो ओवरऑल
हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है. सो दिस इज हाउ द होल कोरिलेशन इज. तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका स्ट्रेस लेवल को कम करने और आपको हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए फिजिकली आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है. जस्ट नॉर्मल वॉक हो गया एक 1 घंटे का, या रनिंग हो गया. जैसे आप सब लोग आजकल वो वॉच पहन के 10,000 स्टेप्स करते हो, तो 10,000 स्टेप्स मिनिमल वो तो करना ही चाहिए सबको. सो दैट इज हाउ यू कैन गेट सोल्यूशन टू दिस. और लाइफस्टाइल चेंज बहुत जरूरी है. सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टफ को माइनस करना बहुत जरूरी है. और इन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टफ है आपका, सुबह सुबह जैसे हल्दी हो गया, आपका जिंजर हो गया, आपका गार्लिक हो गया, ये सब शॉट्स लेना बहुत जरूरी है. कि सुबह उठ के ना कि आपने चाय पी लिया शक्कर और दूध वाली, से वो डेयरी और शुगर आती है, जो सारे इन्फ्लेमेटरी स्टफ है, तो उनको आप माइनस करके आप सुबह सुबह जैसे आपके हेल्दी स्मूदीज हो गए, जिसमें आप बहुत सारा ग्रीन स्मूदी ले रहे हो, प्रोटीन स्मूदी ले रहे हो आप, कोई सारा आपकी सब्जियां डाल के वगैरह आप स्मूदी ले रहे हो, तो ये सब आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए लाइफ में. तो लाइफस्टाइल चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर चंद्रकांत, ये बताएं कि अब अगर किसी को थायराइड डिटेक्ट होता है तो वो रिवर्स होने में कितना समय लग जाता है? ऑब्वियसली एक ट्रीटमेंट उसका पैन आउट होगा. ट्रीटमेंट लेने के बाद कितने चांसेस है महिलाओं में और पुरुषों में इसके रिवर्स होने में? क्या ये कभी रिवर्स हो पाता है? तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर किसी को हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म है तो वो किस वजह से हो रहा है. तो यूजुअली वहाँ पर प्राइमरी कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है. लेकिन काफी सारे केसेज में ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं जिसके एंटीबॉडी बनने लगते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है. तो सबसे पहली बात याद रखने की है कि आपको कॉज समझना होगा, जो एक फिजिशियन या मेडिकल केयर प्रोवाइडर बताएगा, और उसके आधार पर ट्रीटमेंट चलता है. खासतौर से हाइपोथायराइडिज्म जिनको हो जाता है, तो अगर वो जो भी वजह से रह रहा है उसका अगर रूट कॉज को मैनेज किया जाए वो एक वजह होगी. लेकिन उसके बाद अगर मेडिकल प्रिस्क्राइबर सजेस्ट करता है कि आप व्यक्ति को एक सर्टेन मेडिसिन लेनी है, थायरोक्सिन का एक मेडिकेशन लेना है, तो यूजुअली ऐसी मेडिकेशन लंबे समय तक चलती हैं. अगर उसका कोई बैकग्राउंड कॉज है उसको ट्रीट किया जा सकता है तो फिर उसको बंद किया जा सकता है. लेकिन यूजुअली सच मेडिसिन लाइफ लॉन्ग और काफी लंबे समय तक रहती हैं, और वो केस टू केस बेसिस पे कहा जा सकता है. कुछ में बंद किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर मरीजों में लंबे समय तक चलता है. जो हाइपर थायराइडिज्म है उसकी भी जो कंडीशंस होती हैं उसका डिपेंड करता है कि वो कितना रेंज है, उसकी मेडिकेशंस होती हैं और वो अलग मेडिसिन होती हैं जो हाइपोथायराइडिज्म में होती हैं. तो यूजुअली हाइपर थायराइडिज्म में मेडिसिन बंद की जा सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल केस होता है. कुछ मरीजों में, अधिकतर मरीजों में कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है. साथ में याद रखने की बात होती है कि जो मेडिसिन चलती हैं, तो अधिकतर लोग जो मेडिसिन समय पर नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि उनकी क्लिनिकल कंडीशन इंप्रूव कर गई है तो वो बंद कर देते हैं, और ऐसा होने पर वो कंडीशन वर्सन हो सकती है. मैं टीबी चैनल पर बात नहीं करना चाहता कि कितने समय चलेंगी और वो चलेंगी, लेकिन याद रखने की बात है कि ऐसे में व्यक्ति को जो प्रिस्क्राइबर है उसकी सलाह का पूरी तरह पालन करना चाहिए. बिल्कुल. डॉक्टर अरुण, ये बताएं, अगर ख़ासतौर से उन महिलाओं की अगर मैं बात करूं जो कि कंसीव करना चाहती हैं और शायद प्रेग्नेंट हो भी जाएं, थायराइड के साथ क्या ये कितना आपको कॉशियस अप्रोच अब इस पूरे प्रोसेस में अपनाना पड़ेगा? जी, इससे पहले कि इस सवाल का जवाब दूं, बस बहुत 1 मिनट में 2 पॉइंट में रिपीट करना चाहूँगा जो हमने डिस्कस कर लिया है. एक तो सिम्टम्स आप बोल रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड की बीमारी है, कैसे पहचाने. तो मेरी सलाह रहती है कि आपको किसी भी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सिम्टम हो, चाहे न्यूरो से हो, चाहे मसल से हो, बोन से हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, स्किन हेयर की हो, सो एनीथिंग कैन बी ए सिम्टम ऑफ थायराइड डिजीज. कोई भी बीमारी थायराइड डिजीज का सिम्टम हो सकता है. आप थायराइड का टेस्ट जरूर कराएं जल्दी पहचानने के लिए. दूसरा, थायराइड की बीमारी क्यों होती है? हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं काफ़ी देर से. यस, लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड की डिजीजेस में, स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे डॉक्टर चंद्रकांत ने बताया कि आयोडीन बहुत ज़रूरी है. आयोडीन की कमी से बीमारी होती है. मिस साची ने बताया कि इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, रॉन्ग फूड, दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन थायराइड डिजीजेस. लेकिन अधिकतर केसेस जो हैं उसमें ऑटो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड टू लार्ज एक्सटेंट एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू डू मच
इन डे टू डे प्रैक्टिस, क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ऑटो इम्यूनिटी से आता है, ना कि लाइफस्टाइल फैक्टर से। जहाँ पे लाइफस्टाइल से आता है, माइल्ड डिजीजेस होती हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल में चेंज करके, न्यूट्रिशन में चेंज करके एट टाइम्स वी कैन गेट द रिजल्ट्स विदाउट मेडिसिन। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो पूछा आपने, महिलाएं जो गर्भावस्था धारण करना चाहती हैं, कर लिया है, उसमें थायराइड का कितना असर पड़ता है। कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं, अधिकतर केसेस में सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन है जब एक महिला गर्भावस्था धारण करने का प्लान कर रही है या कर चुकी है और थोड़ा सा भी डिरेंजमेंट थायराइड में कई बार रिस्की हो जाता है या रिजल्ट्स पे बुरा असर पड़ता है, मिसकैरेज हो सकता है। तो कॉमन प्रैक्टिस है कि कोई भी प्लान कर रहा है, अगर ओपिनियन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास में या किसी के पास में जो ऑलरेडी जिसको हिस्ट्री नहीं है बीमारी की या जो ट्रीटमेंट में नहीं है, तो जनरल वर्कअप में भी इन्वेस्टिगेशन में थायराइड टेस्ट हम जरूर इंक्लूड करते हैं। और अगर कोई ऑलरेडी कंसीव कर चुका है और फिर भी जनरल चेकअप के लिए आ रहा है तो भी, क्योंकि बहुत ही आम बीमारी है, 10 में से 1 को जरूर निकल जाएगी बीमारी, और जो टेस्ट होते हैं वो बहुत महंगे नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, सब जगह अवेलेबल है, सिंपल टेस्ट हैं। तो हम सबको सलाह देते हैं कि आप थायराइड का एक सिंपल सा टेस्ट जरूर करा लें, सो दैट हम फ्यूचर में उससे होने वाली कोई भी जो दुर्घटना है उससे बच सकें, अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो। माइल्ड डिजीज होगी तो सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन दुष्प्रभाव पड़ता है प्रेगनेंसी पे। और अगर सीवियर डिजीज होगी तो उस सिचुएशन में तो ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है और बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं। तो वैसे केसेस में तो ज़्यादातर हमें पहले से ही पता होता है कि इस महिला को थायराइड की बीमारी हो सकती है, या कई सारे लोग ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें ये श्योर करना पड़ता है कि हम समय पे उसके पहले टेस्ट करवा लें और ये इंश्योर करें कि थायराइड के जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल रेंज में हैं, मेडिसिन का डोज एकदम सही चल रहा है, इसके पहले कि वो गर्भावस्था की परिस्थिति में महिला जाए। डॉक्टर अरुणा, ये आपके हेरिडिटरी में क्या आता है? अगर किसी को अगर है फैमिली में तो आपको भी आएगा, ऐसा कुछ होता है? हो भी सकता है कि हेरिडिटरी से रिलेशन हो इसका। हर बार हर एक को जिसकी फैमिली में है उसको होगा ऐसा नहीं माना जा सकता कि अगर मेरी मदर को है तो मुझे होगा ही होगा। मगर हाँ, कुछ जेनेटिक होता है। कुछ डॉक्टर साहब ने बताया ऑटो इम्यून का बहुत बड़ा रोल है, और ऑटो इम्यून डिजीजेस मोस्टली जेनेटिकली भी हेरिडिटरी के लिए भी आपको आ जाती हैं। तो अगर ये ऑटो इम्यून, मोस्टली ऑटो इम्यून से रिलेटेड अगर हमें थायराइड होता है तो ये जेनेटिकली भी हम एक्वायर कर सकते हैं। बट हर एक चीज का इसमें रोल है। इसका लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल अगर रॉन्ग है तो उससे भी होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी हमारी डाइट में है तो उससे भी होता है। इसीलिए आजकल और बहुत पहले से ही नमक को फोर्टिफाई किया गया है आयोडीन से, जिससे कि सभी को आयोडीनेटेड सॉल्ट मिले। मगर फिर भी कई लोग सेंधा नमक और इस तरीके का रॉक सॉल्ट वगैरह खाने की कोशिश करते हैं जिसमें आयोडीन नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से भी, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो हाँ, 100% ये हेरिडिटरी है, ये नहीं माना जा सकता। अगर आपकी फैमिली में है किसी को और आपको होगा ही होगा, ये भी नहीं माना जा सकता। बट यस, यू कैन हैव अ जेनेटिक टेंडेंसी इफ इट इज autoimmune or if there is some genetic carrier you are having. साची, थायराइड में कहा जाता है कि वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर ये एक स्पेसिफिक टाइप का हो, लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग एक स्ट्रिक्ट डाइट को भी फॉलो करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई इम्पैक्ट जो है इतना खास आपकी बॉडी पर आता नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस। अब ये बताएं कि अब इसके लिए दवाइयाँ, वर्कआउट के अलावा और क्या किया जा सकता है? वर्कआउट में भी क्या कोई स्पेसिफिक वर्कआउट है जिनको फॉलो करना चाहिए? योगा के कोई खास आसन जिनको आपको फॉलो करना चाहिए? एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल तो खैर जीना ही पड़ेगा, डाइट भी आपकी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है फिर। योगा डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन भी होती है, और योगा ओवरऑल बॉडी को आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है और हार्मोनल बैलेंस लाता है। तो योगा के एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे तो देयर आर एक्सपर्ट एक्सरसाइजेस आल्सो जो पर्टिकुलरली थायराइड को टारगेटेड है। बट
ओवरऑल आप फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थायराइड में होता है एक टाइप का जो थायराइड आप बोल रहे हो जिसमें आपका वेट पुट ऑन होता है, स्पेशली ऑन द लोअर बॉडी होता है फीमेल्स के लिए, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर मेटाबॉलिक, जो आपका मेटाबॉलिज्म है बहुत लो हो जाता है, इट लिटरली गोज फॉर अ टॉस। तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई करना बहुत ज़रूरी है थ्रू एक्सरसाइज एंड थ्रू डाइट बोथ। और एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टफ जो मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ, तो आपको इन्फ्लेमेटरी स्टफ जो भी है सारे आपके ग्लूटेन, सोई, कैफीन, इन सबको एलिमिनेट करना चाहिए या तो बहुत ज्यादा मिनिमल करना चाहिए। प्रोटीन को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि हम अगर वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन आपके हर मील में होना चाहिए। गुड फैट्स भी बहुत जरूरी है, अगर हम हार्मोनल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो गुड फैट्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एज सुन एज देखते हैं कि हमको वेट लॉस करना है तो हम सब लो फैट के टुवर्ड्स भाग जाते हैं, तो लो फैट विल नॉट हेल्प एट ऑल, क्योंकि 80% ऑफ आवर हार्मोन्स आर मेड ऑफ फैट। तो हैविंग गुड फैट्स थ्रू नट्स, घी, कोकोनट ऑयल या आपका एवोकाडो हो गया, इन सब चीज़ों से आपको गुड फैट्स को लेना बहुत ज़रूरी है। तो फैट्स भी हो गया, आपका फाइबर इंटेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे डॉक्टर्स ने भी मेंशन किया कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है तो फाइबर भी आपके हर मील में होना बहुत ज़रूरी होता है। या आप एक्सटर्नली आप फाइबर लेना, वेजिटेबल्स के थ्रू भी लेना, लेकिन आप जैसे इसबगोल वगैरह हो गया, एसीवी डाल के, जैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जैसे हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या एंग्जाइटी होती है, मेंटल इश्यूज होते हैं थायराइड में, तो इसमें क्या होता है, अनदर थिंग कविता मैं मेंशन करना चाहूंगी कि डेफिशिएंसीज भी बहुत हो जाती है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है थायराइड में। हेयर फॉल भी होता है, बिकॉज आपका अगर T3 लो हो जाता है, आपके हेयर फॉल का भी बहुत इशू होता है, तो जिसमें आपके बायोटिन की कमी होती है, बी विटामिन आपके बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान को कंपेयर करते हुए हम थायराइड में थोड़ा सा ये सारे जो आपके मैग्नीशियम रिच हो गया, आपका जिंक रिच हो गया, आपका आयरन रिच हो गया, जैसे आप बोल रहे थे लतार्जी होती है, सोने का मन करता है, बहुत वीक लगता है, एनर्जी लो लगती है, तो उसमें ये भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि आपका मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और आपकी विटामिन D3 और B12 आपका लो होना के बहुत चांसेस होते हैं। तो उसको रेगुलर चेकअप करवा के, अगर आपके खाने के थ्रू आपको नहीं मिल रहे तो आप एक डॉक्टर से या एक्सपर्ट एडवाइस लेके आप एक प्रॉपर कोर्स करना सप्लीमेंटेशन का, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और आप डाइट भी कर रहे हो और आप कम भी खा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो भी आप लूज नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली डेफिशिएंसीज भी आपको लूज करने नहीं देंगे। तो ये सारा अगर आप ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली आप रिवर्स भी कर पाओगे, आप मेंटेन भी कर पाओगे अपना लाइफस्टाइल, और थायराइड को भी आप मेंटेन कर पाओगे। बिल्कुल, चलिए, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर सबसे पहले तो एहतियात बरतना, और अगर आपको थायराइड हो चुका है तो आपको एक रेस्ट्रिक्टेड और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा, और हाँ, समय समय पर अपनी पूरा बॉडी वर्कअप आपको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।